यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आज का क्लास जो होने वाला है आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आज का क्लास में क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोगों को हिट करने वाला क्वेश्चन है, जो प्रीवियस में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। आप लोगों को बता दें आदर्श घोल वो नहीं होता है जो समरूप नहीं होता है। बेंजीन और टोलुइन दोनों समरूप है, मिथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल दोनों समरूप है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है देखिएगा क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन ये दोनों समरूप नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो घोल हो जाएगा ये आदर्श घोल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। सभी बच्चे क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। देखिएगा निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पर जल में 1% ग्लूकोज दिया गया है। ग्लूकोज क्या है, यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक है। यहाँ पर सुक्रोज भी जो है सहसंयोजक यौगिक है। यूरिया भी जो है सहसंयोजक यौगिक है। लेकिन यहाँ पर जल में 1% NaCl जो दिया गया है आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्या होगा, जल में टूट जाएगा और इसका वांट ऑफ गुणक का मान ज्यादा हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। जल में 1% NaCl का जो क्वथनांक होगा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहां देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कहता है यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। आप लोगों को पता होगा 1000 ग्राम घोलक में घुले हुए घोल के यहाँ पर जो मोलों की संख्या होती है उसको मोललता कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। जब इसका मोलिकुलर मास निकालिएगा, M का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, 12 में 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 72 और प्लस हो जाएगा 12, यानी कि एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो 12 हाइड्रोजन का 12 हो गया और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 100 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जब इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, कुल आ जाएगा आप लोगों को 180 आ जाएगा। यानी C6 का H12 का O6 का जो मोलिकुलर मास आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी 180 ग्राम ग्लूकोज का 1 मोल बनता है तो 10 ग्राम का कितना मोल बनेगा, 180 ग्राम ग्लूकोज का 1 मोल बनता है तो 10 ग्राम का कितना मोल बनेगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं 10 बचे हो जाएगा 180 हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। अगर इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट आ जाएगा 0.05 हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा, यही M हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, तो डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, 0.05 मोलल हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देखिएगा घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित जो घुल्य के मोल की संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 4 का बीच राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं तो यहां देख लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और क्वेश्चन कहता है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात कि वैसा घोल जो कि एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के छेड़छाड़ के उबलता है उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एजियाट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, एजियाट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में टिक कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों को बता दें 2025 का बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन हिट करने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। प्रासरण दाब क्या होता है, P बराबर CRT होता है, P बराबर CRT होता है। देख लीजिएगा इसमें कहां दिया गया है, P बराबर कहां पर CRT दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, यहां पर आ चुका है और क्वेश्चन कहता है अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में केवल विलायक के अणु निकलते हैं, अर्थात कि सॉल्वेंट के अणु निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। और आप लोगों को बता दें बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है और 2025 का बोर्ड एग्जाम में भी
ये क्वेश्चन दिए जाने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यहां पर आ चुका है और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आप लोगों को बता देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है इसका क्या गुण होता है, अर्थात कि आदर्श विलयन, यह जो विलयन होता है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आदर्श विलयन हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है। लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 8 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन कहता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, अर्थात कि पहाड़ी इलाके में जल का क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन होता है वहां वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता है। क्या रीजन है? वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम पाया जाता है। चलिएगा 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, यहां पर आ चुका है और क्वेश्चन कहता है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है। देखिए गुण है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, अर्थात कि विलयन का सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा है। आप लोगों को पता होगा विलयन का 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म पाए जाते हैं। उनमें से एक यहाँ पर क्या दिया गया है? परासरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, परासरण दिया गया है तो 10 नंबर का ए हो जाएगा अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन किसके लिए अधिकतम होगा? यहां पर देखिएगा वांट ऑफ गुणक का मान देखिएगा, वांट ऑफ गुणक का मान जिसका अधिक होगा उसी का हिमांक का अवनमन अधिक होगा, अर्थात कि आई का मान जिसका अधिक होगा उसी का हिमांक का अवनमन अधिक होगा। आई का मान कैसे निकालिएगा? तो K2SO4 में देखते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा अगर हम K2SO4 को तोड़ेंगे आयन में तो कैसे टूटेगा, ये किस प्रकार से टूटेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2K प्लस में टूटेगा और प्लस हो जाएगा SO4 2 माइनस में टूटेगा और अलग से टूटेगा SO4 2 माइनस में टूटेगा। इसमें कितना आयन बनेगा? 2 आयन इसमें बना, 1 आयन इसमें, यानी कि 3 आयन में टूटेगा। यानी देखिएगा आई का जो मान होता है टूटने के बाद आयन की संख्या, K2SO4 में कितना आएगा? 3। टूटने के बाद कितने भाग में टूटा? 3 भागों में। और पहले कितना भाग था? तो K2SO4 पहले एक ही भाग था ना, 1। इसका आई का मान 3 आ जाता है और बाद बाकी में अगर आप आई का मान देखिएगा NaCl में Na प्लस Cl माने 2 भाग में टूटेगा तो 2/1 वो यहाँ 2 ही होगा, यानी कि आई का मान जो होगा सबसे अधिक किसका होगा? K2SO4 का होगा, यानी वांट ऑफ गुणक का मान जो होगा सबसे अधिक किसका होगा? K2SO4 का होगा। इसलिए K2SO4 का जो होगा हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगा। और आप लोगों को बता दें यूरिया हुआ या फिर ग्लूकोज हुआ ये कभी टूटेगा ही नहीं, ये सहसंयोजी यौगिक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा K2SO4। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, यहां पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखने का प्रयास कीजिएगा। सभी का सभी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2025 में हिट करने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिएगा यहां पर पूछा गया है कौन सा सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमांक का अवनमन क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। यहां देखिएगा वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता ये एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है और क्वेश्चन कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा? यहां पर पूछा गया है मोलर सांद्रण के बारे में पूछा गया है, ठीक है, अर्थात कि मोलरता के बारे में पूछा गया है, मोलर सांद्रण के बारे में पूछा गया है। एम का मान निकालना है। एम का मान क्या होता है? देखिएगा W गुना 1000 देख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है इसका एम का मान निकालने का, सांद्रण निकालने का, W गुना 1000 बटे M और यहां होता है बड़ी W, ठीक है, W गुना 1000 बटे M और गुना बड़ी W। ये M W जो होता है, छोटी W जो होता है सोल्यूट का अर्थात कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को बताता है, और बड़ी W जो होता है विलायक का द्रव्यमान को बताता है, अर्थात कि जल का द्रव्यमान को बताता है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करेंगे। M का मान क्या हो जाएगा? M का मान जो आ जाएगा 34.2 हो जाएगा। पहले यहाँ पे 34.2
और गुना 1000 कर देंगे और बारीकी से देखिएगा 34.2 जो है छोटी w का मान है, जो ग्राम चीनी 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, यानी ये जो है छोटी w का मान है और गुना 1000 कर देंगे, 34.2 गुना 1000 कर देंगे बटे m का मान। चीनी का जो होता है मोलिकुलर मास क्या होता है, तो आप लोगों को बता दें चीनी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C12H22O11। चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसका मोलिकुलर मास निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। तो यही करेंगे m का स्थान पे मोलिकुलर मास के स्थान पर 342 रखेंगे और गुना करेंगे। देखिएगा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में तो 34.2 ग्राम चीनी है, तो पानी कितना है 234 में से 34.2 ग्राम को घटा दीजिएगा, कितना आएगा तो 200 ग्राम बच रहा है, तो 200 यहाँ पर गुना कर दीजिएगा। ठीक है 200 गुना कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा इसका पॉइंट हटा करके एक जीरो यहाँ पर और लगा देंगे और ये दोनों को कट कर देंगे तो 1000 बटे 2000 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0.5, अर्थात कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मोलर सांद्रण हो जाएगा, मोलरता का मान हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन कहता है 5%, देखिएगा 5% केन शुगर अनुभार 342 आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसका प्रसरण समान है, प्रसरण दाब क्या है समान है। चलिएगा 1% घोल x के साथ x का अनुभार कितना होगा, यानी कि 5% केन शुगर जो है घुला हुआ है प्रसरण दाब समान के साथ 1% घोल x के साथ, तो x का अनुभार क्या हो जाएगा आप लोगों को बता देते हैं। दोनों का सांद्रण को बराबर कर दीजिए, दोनों का क्या कीजिए दोनों का भी मोललता को बराबर कर दीजिएगा, अर्थात कि W1 देखिएगा फॉर्मूला लिखिएगा, आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा W1 गुना 1000, देखिएगा W1 गुना 1000 बटे हो जाएगा M1 यानी मोलिकुलर मास पहला का जो 342 दिया गया है और गुना हो जाएगा V, ठीक है इक्वल टू हो जाएगा W2 गुना 1000। देखने का प्रयास कीजिएगा, सेम फॉर्मूला पर आप लोगों को निकालने का प्रयास करना है। बट M2 किसका हो जाएगा, ये मोलिकुलर मास हो जाएगा X का और गुना हो जाएगा V। और आप लोगों को पता होगा यहाँ पर V का मान अर्थात आयतन का मान नहीं दिया गया है, आयतन को हम 100 मिलीलीटर मान के चलेंगे तो V भी पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर 1000 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, यानी W1 बटे M1 बराबर W2 बटे M2 हो जाएगा। जब इसका मान पुट करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा आपको आ जाएगा 5 बटे 42, 5 बटे 342, 5 दिया गया है W1 का मान। अगर हम 100 ml मान लेंगे, 100 ml का 5 हो जाएगा तो 5 ही ग्राम आएगा ना, 5 बटे 342 आ जाएगा। बराबर देखिएगा आप लोगों को कितना आएगा 1, यहाँ पर 1% दिया गया है, 100 का 1% क्या होगा 1 ही होगा और बता क्या हो जाएगा M2 का मान हमको निकालना है। देखिएगा यहाँ पर x का अनुभार ही निकालना है ना, हमको x का अनुभार निकालना है, M2 का मान। यहाँ से M2 का मान आप लोग निकाल सकते हैं। M2 का मान क्या आ जाएगा 342 बटे 5 आएगा, क्रॉस मल्टीपल करके M2 का जो मान आ जाएगा बराबर हो जाएगा 342 आ जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड कर दीजिएगा आपको क्या आ जाएगा राइट आंसर 68.4 के आसपास आएगा, 68.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे को क्लास में बने रहना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है और क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, विलियन की मोलरता क्या हो जाएगी। विलियन का जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वह बराबर होता है W गुना 1000। देखिएगा फॉर्मूला लिखने का प्रयास कीजिएगा, W गुना 1000 बटे जो होता है आप लोगों का हो जाएगा M होता है मोलिकुलर मास और गुना हो जाएगा आप लोगों का V, W गुना 1000 बटे M गुना V। अर्थात कि किसी भी विलयन का 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है उसको ही मोलरता कहा जाता है। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम बैठा देंगे, आप लोग फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। M का जो मान आ जाएगा यानी विलयन की मोलरता का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा, W का मान दिया गया है 2 ग्राम तो 2 आ जाएगा, गुना में 1000 कर देंगे यानी 2 गुना 1000 हो गया, W गुना 1000 और बटा आ जाएगा M का मान। M का मान क्या हो कैसे निकालेंगे, अर्थात कि NaOH का मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 40 आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा सोडियम का 23 होता है, सोडियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा।
तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 40 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसी 40 को यहाँ पर लिखेंगे m के स्थान पर, 40 हो जाएगा और गुना में क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, जो 200 ml दिया गया है, 200 ml दिया गया है। अब इसके बाद आप लोग कटा दीजिएगा और कटाने के बाद जो राइट आंसर आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, यही सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिएगा, जितना भी क्वेश्चन का हिंट कर रहे हैं आप लोगों को कॉपी में नोट करते जाना है और बाद में निकालना भी है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है, अर्थात कि किसका हिमांक न्यूनतम होगा। तो आप लोगों को फिर वही काम करना है, वांट ऑफ गुणक का मान निकालना है, आई का मान जिसका अधिक होगा या आई का मान जिसका कम होगा उसी का हिमांक का बिंदु न्यूनतम हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 16 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 16 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, NaCl का जो आ जाएगा हिमांक अर्थात कि वांट ऑफ गुणक का मान सबसे कम हो जाएगा। NaCl का वांट ऑफ गुणक का मान कितना होता है आप लोगों को बता दें। NaCl का जो होता है टूटने के बाद 2 आयन में टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में 2 भाग में टूटेगा, यानी टूटने के बाद आयन की संख्या 2 होती है और पहले आयन कितनी थी? 1 थी। यानी आई का मान जो होता है वांट ऑफ गुणक का मान वो 2 आता है और सभी का जो वांट ऑफ गुणक का मान निकालिएगा 2 से ज्यादा आता है, यानी किसका न्यूनतम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि इसका आई का मान कम आता है, 2 ही आता है, आई बराबर 2 ही आता है और बाद बाकी का जितना का तोड़िएगा आई का मान ज्यादा आता है, 2 से ज्यादा आता है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी किसका हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा? तो 0.0 मोल NaCl का। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आ चुका है और क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का pH मान होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, 17 का सी हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आ चुका है और बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 0.1 m BaNO2 हॉल 2 घोल का वांट ऑफ गुणक 2.74 है, अर्थात कि आई का मान दिया गया है, 2.74 है। तो विघटन स्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को बता दें। देखिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। देखिएगा बाबू, ऐसे देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है विघटन स्तर का मान पूछा गया है, यानी अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान पूछा गया है। अल्फा बराबर एक फार्मूला होता है, अल्फा बराबर I-1 लिख लीजिएगा, आप लोग फार्मूला लिखिएगा I-1 बटे N-1, I-1 बटे N-1 फार्मूला होता है। यहाँ से अगर आप लोग निकालिएगा I का मान, देखिएगा क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, अल्फा इंटू N-1 बराबर I-1 लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा फार्मूला में और देखिएगा आपको I का मान यहाँ इसी फार्मूला से आ जाएगा। I का मान आ जाएगा अल्फा इंटू N-1 और क्या आ जाएगा? प्लस में 1। इसी फार्मूला का यूज करके अल्फा आई का मान आ जाएगा अल्फा इंटू N-1 और प्लस 1। आई का मान दिया गया है 2.74, ठीक है, 2.74 हो जाएगा। तो आपको को पता होगा फिर अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू N-1 का मान कितना आ जाएगा। तो आपको को आ जाएगा, जब इधर का उधर घटाइएगा तो 2.74 में 2.7 N-1 आता है, इसमें -1 कर दीजिएगा, यानी अल्फा इंटू N-1 का मान जो आ जाएगा वो 2.74 और -1 आ जाएगा। और आपको को बता देते हैं, देखिएगा इसके बाद क्या करना है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? बराबर 1.74 आ जाएगा। और यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा, BaNO2 और हॉल 2 जो है ये 2 भागों में टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो देखिएगा, ये टूटेगा पहले Ba, अगर ये जल में तोड़ा जाएगा इसको, ये टूटेगा Ba2 प्लस में टूटेगा, ठीक है, Ba2 प्लस में धनात्मक आयन लेके टूटेगा और प्लस टूटेगा 2NO3 माइनस में टूटेगा। यानी कि इसका आयन जो बनेगा ये 3 प्रकार का आयन बनाएगा, 2 NO3 माइनस आयन बनाएगा, NO3 माइनस आयन बनेगा और एक Ba2 प्लस आयन बनेगा। 2 आयन एक 3 आयन, ये 3 आयन में टूटेगा, यानी इसका वांट ऑफ गुणक का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, टूटने के बाद इसका आयन की संख्या कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी n के स्थान पे क्या करना है, आप 3 को बैठा दीजिए, अल्फा इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 अल्फा का मान हो जाएगा, 2 अल्फा का मान हो जाएगा 1.74। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर आप निकाल लेंगे 1.74 और बटे 2, इसका जो मान आ जाएगा 0.87 के बराबर आ जाएगा, 0.87 के बराबर आ जाएगा। इसको अगर परसेंट में बदल देंगे तो 87% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 100% राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। इसका विघटन स्तर अर्थात कि अल्फा का मान डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो जाएगा 87% हो जाएगा। इसका सटीक आंसर
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, और आप लोगों को बता देते हैं जितना भी क्वेश्चन का आंसर की करवा रहे हैं सभी का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक जलीय घोल का हिमांक माइनस में दिया गया है 0.186 डिग्री सेल्सियस है, अगर के एफ का मान दिया गया है 1.86 दिया गया है और के बी का मान दिया गया है 0.512 दिया गया है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएगा? क्वथनांक उन्नयन का मान पूछा जा रहा है, अर्थात कि डेल्टा टी बी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका कैसे निकालिएगा आप लोगों को बता देते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर, देखिएगा आप लोग फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, फटाक से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। डेल्टा टी बी का मान होता है बराबर होता है के बी बटे के एफ, के बी बटे के एफ, और गुना में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा डेल्टा टी एफ। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी फार्मूला का यूज करेंगे और डेल्टा टी बी का मान निकालेंगे। इन सब का मान पुट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबका मान दिया गया है, के बी का मान दिया गया है, ठीक है, और के एफ का मान भी दिया गया है, और डेल्टा टी एफ का मान भी यहाँ पर दिया गया है। इन तीनों का मान को पुट कर देते हैं। तो चलिए, तो डेल्टा टी बी का मान जो निकल जाएगा मेरे पास, डेल्टा टी बी का मान, यही हमको मान निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 0.512 जो दिया गया है, किसका मान? के बी का मान, के बी का मान दिया गया है, और गुना में लिखेंगे हम किसका मान लिखेंगे? तो डेल्टा टी एफ का मान लिखेंगे, तो 0.186 हो जाएगा, 0.186, और यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, ये इसका मान लिख देंगे धनात्मक में, और बटा क्या कर देंगे बाबू? बटा कर देंगे के एफ का मान। के एफ का मान कितना दिया गया? 1.186। देखिएगा यहाँ पर के एफ का मान दिया गया, अगर इसको आप लोग कटा दीजिएगा, सबका जितना से कटेगा कटा दीजिएगा, तो आप लोगों को डेल्टा टी बी का जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.0 धनात्मक में आएगा 512, 0.512, और देख लीजिएगा ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? 0.0512, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 0.0512 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर सटीक हो जाएगा 19 का डी। 19 का डी लगा लीजिएगा, 100% राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि जलीय घोल का जो क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा 0.0512 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य का मोल प्रभाव क्या होगा? अर्थात कि सॉल्यूट का जो मोल दिया गया है n दिया गया है, और सॉल्वेंट का जो मोल दिया गया है बड़ी n दिया गया है, तो यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और बटे पूरा विलियन का, पूरा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, पूरा सॉल्यूशन का मोलों की संख्या, अर्थात कि n प्लस n। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, n बटे n प्लस n। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? अर्थात कि किस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन सी ऐसी राशि है जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आप लोगों को बता देते हैं 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मोललता। मोललता क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्वेंट का प्रति 1000 ग्राम में जो सोल्यूट पदार्थ का मोलों की संख्या होती है उसको मोललता कहा जाता है, और द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण मोललता पे कोई भी ताप का प्रभाव, कोई भी टेम्परेचर का प्रभाव, ताप का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, मोललता हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोगों को बता दें बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को याद रखने का प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है, और क्वेश्चन कहता है दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है? आप लोगों को बता दें दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर यानी कि समान दाब या ताप पर उबलता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एजोट्रोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, एजोट्रोप कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन कहता है समुद्र जल का परिसारक दाब होता है, समुद्र का पानी का जो परिसारक दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 atm के बराबर होता है, 30 atm के बराबर होता है। आप लोग लगा लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, और 30 लिख लीजिएगा, atm होता है, 30 atm होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा, यहाँ पर आ चुका है, और क्वेश्चन कहता है शुद्ध जल का pH मान होता है। आप लोगों को बता दें शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध वाटर का जो होता है, प्योर वाटर का जो pH मान होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, और बता देते हैं जितना क्वेश्चन आप लोगों को हल करवा रहे हैं 2025 का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सभी का सभी हिट करेगा, इसलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है,
और क्वेश्चन कहता है विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, अर्थात कि विलियन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल कौन सा है, यहाँ हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन 4 प्रकार का विलियन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात कि अनुसंख्या गुणधर्म पाया जाता है, जिसमें एक ये भी है क्वथनांक का उन्नयन भी है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि कॉपी पेन लेकर के आप लोगों को बैठना है और नोट करते चलना है, सभी का सभी क्वेश्चन को लिखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा और लास्ट में क्लास के लास्ट में आप लोगों को बता देंगे इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा, कहां से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है, अर्थात कि कौन इनमें से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा हिमांक का अवनमन भी गुणधर्म है, क्वथनांक उन्नयन भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है प्रकाशिक सक्रियता ये अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ये जो होता है प्रकाशिक सक्रियताएं यह क्या है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, अर्थात कि सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक जवाब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी घोल का प्रसरण दाब अर्थात कि ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया, दाब का संबंध दिया गया है, अर्थात कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को बता दें इसका क्या हो जाएगा, पाई बराबर होता है, पाई बराबर होता है CRT, यहाँ पर R बराबर S ले लीजिएगा तो पाई बराबर क्या हो जाएगा CST, पाई बराबर क्या हो जाएगा CST। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो पाई बराबर आ जाएगा CST, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा 27 का डी लगा लीजिएगा इस करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन कहता है किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज अर्थात कि किसी विलयन में किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पदार्थ का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एक्स सोल्यूट बराबर, यहाँ पर देखिएगा सोल्यूट का मोल की संख्या बटे टोटल सॉल्यूशन का मोल की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेगा क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, 29 में दिया गया है और आप लोगों को बता दें सभी का सभी क्वेश्चन जो दिया गया है प्रीवियस सर का पूछा हुआ क्वेश्चन भी लाए हैं जो आप लोगों को 2025 का बोर्ड एग्जाम में हिट करता हुआ मिलेगा, तो क्लास में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है, देखिएगा परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान जो होता है परमाणु का न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में राइट आंसर दिया गया है, लगा लीजिएगा परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29 का सी लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, यहाँ पर राउल्ट का नियम के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 जो बोला गया है राउल्ट का नियम के बारे में बोला गया है और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा P0 - PS बटे P0। ये राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम यही कहता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन के बारे में P0 - PS बटे P0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक जवाब, 30 का बीज राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है, तो देखिएगा यहाँ पर हेनरी का नियम भी दिया गया है, P बराबर KH जो दिया गया है ये हेनरी का नियम है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है हेनरी का नियम है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है PA बराबर P0 A P0 और एक्स जो दिया गया है यही राउल्ट का नियम कहता है। PA बराबर अर्थात कि आंशिक वाष्प दाब जो होता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के समानुपाती होती है, बराबर होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यही है राउल्ट का नियम, PA बराबर P0 AXA, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा और क्वेश्चन कहता है PV बराबर ST में, PV बराबर ST में S का मान बराबर होता है, S का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के मान के बराबर हो जाएगा, PV बराबर ST में S का जो मान हो जाएगा R के मान के बराबर हो जाएगा, 32 का ए लगा लीजिएगा सटीक जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे को क्लास में बने रहना है और जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा और आप लोगों को बता दें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं, सभी का सभी आज का क्लास में कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर यानी चैप्टर दूसरा का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आपको बता दें आइडियल सॉल्यूशन अर्थात कि आदर्श विलयन में जो मिश्रित होता है मिलता है उसका जो अवयव का एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है
शून्य होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, 0 होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कहता है आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं। तो आइसोटोनिक विलयन का प्रासरिक दाब बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, आइसोटोनिक विलयन का प्रासरिक दाब बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोगों को बता दें सभी का सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2025 का बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, यानी किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिकतम होगा। आप लोगों को बता दें आई का मान, अर्थात कि वांट ऑफ गुणक का मान, वांट ऑफ गुणक का मान, आई का मान जिसका ज्यादा होगा उसी का क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 35 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को बता दें ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 35 का बी लगा लीजिएगा। 0.1 m Na2SO4 में जो होगा आई का मान ज्यादा होगा, इसीलिए इसका क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसका क्वथनांक का मान जो हो जाएगा Na2SO4 का ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन ताप पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा। आप लोगों को बता दें एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाई बराबर, देखिएगा आप लोगों को निकाल के दिखा देते हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन होता है, फार्मूला होता है पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। पाई क्या है तो प्रासरिक दाब हो जाएगा। देखिएगा पाई बराबर CRT होता है तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आप लोगों का पाई बटा RT। C बराबर हो जाएगा पाई बटा RT। आप लोगों को C क्या होता है, सांद्रण होता है, और सांद्रण ही पूछा गया है तो C का मान पे बैठा देंगे तो C का जो मान आ जाएगा, पाई का मान कितना दिया गया है तो 0.0821 दिया गया है। यहाँ पर पाई का मान दिया गया 0.0821, इसी का मान पुट करेंगे और बटे क्या हो जाएगा R का मान। R का मान आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर R का जो मान होता है पहले से नियत ही होता है 0.0821, ये R का मान होता है। ठीक है बाबू, R का मान होता है और R का मान नियत होता है। ठीक है, R का मान जो होता है यहाँ केमिस्ट्री में नियत होता है, और गुना कर देंगे T का मान 300 केल्विन, 300 केल्विन से गुना कर देंगे। आप लोगों को पता होगा इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ जो C का मान बचेगा 1/300 बचेगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा आपको राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। लगा लीजिएगा 0.0033 m हो जाएगा। इसका सांद्रण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर आ जाएगा। 36 का डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं और सभी का सभी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और देखिएगा इस वाला क्वेश्चन का आंसर को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के अस्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के अस्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा, देखिएगा इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 20.2% HCl होगा। आप लोगों को बता दें HCl और जल के मिश्रण में जो होगा 20.2% जो होता है, 20.2% परसेंटाइल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 20.2%। इसका आंसर को याद रखिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा तो सेम ऑप्शन दिया जाएगा और आंसर को आप लोग टिक कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है और क्वेश्चन कहता है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, आप लोगों को बता दें जब भी प्रासरणी दाब बढ़ता है तो तापक्रम में क्या प्रभाव पड़ता है, तापक्रम भी बढ़ता जाता है। अगर प्रासरणी दाब बढ़ेगा तो तापक्रम भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। अगर प्रासरणी दाब बढ़ता है तब तापक्रम बढ़ता है। प्रासरण का दाब तब ही बढ़ता है जब तापक्रम और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है और क्वेश्चन कहता है देखने का प्रयास कीजिए, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। आप लोगों को बता दें जब बर्फ में नमक मिला देंगे तो बर्फ का जो ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस से घटता चला जाता है, अर्थात कि कम हो जाता है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन होता है हिमांक का अवनमन। क्या होता है, हिमांक का अवनमन हो जाता है, यानी हिमांक जो होता है उसका दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, हिमांक का अवनमन होता है, उसका रीजन जो होता है हिमांक का अवनमन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 1 m दिया गया है
1 m चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड की विलयन की हिमांक अवनमन से होता है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर आई का मान मायने रखेगा, यानी 1 ऑफ गुणक का मान मायने रखेगा। आई का मान जिसका ज्यादा होगा उसी का यहाँ पर हिमांक अवनमन का मान ज्यादा होगा। देखिएगा पूछा गया है, पहले दिया गया चीनी दिया गया है C6। देखिएगा चीनी का जो फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा। आप लोगों को बता दें यहाँ पर देखिएगा सोडियम क्लोराइड दिया गया है, NaCl दिया गया है। NaCl जो दिया गया है, चीनी क्या होता है, चीनी जो होता है एक प्रकार का संयोजी यौगिक होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है जो टूटता नहीं है। चीनी टूटता नहीं है, लेकिन NaCl जो दिया गया है ये दो भागों में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। इसका जो 1 ऑफ I का मान हो जाएगा, I का मान जो हो जाएगा NaCl का I का मान टूटने के बाद दो भागों में टूटेगा और पहले एक भाग था यानी 2 हो जाएगा। लेकिन चीनी का यहाँ C12H22O11 का जो हो जाएगा I का मान 1 ही होगा। चीनी के लिए जो I का मान होगा 1 ही होगा, क्योंकि चीनी दो भागों में नहीं टूटेगा और जो दो भागों में टूटेगा उसका जो हिमांक का अवनमन होगा ज्यादा होगा। यानी किसका ज्यादा होगा, तो NaCl का ज्यादा होगा। और देखिएगा के विलयन, देखिए यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ते हैं 1 m चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 m सोडियम क्लोराइड जो होगा इसका हिमांक अवनमन का मान ज्यादा होगा, इसी कारण यहाँ पर चीनी का जो हिमांक अवनमन होगा सोडियम क्लोराइड की तुलना में कम हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। और सभी का सभी जो क्वेश्चन बनेगा 1 ऑफ गुणक के बनेगा आई का मान, और आई बराबर जो होता है टूटने के बाद यहाँ पर टोटल संख्या आयन का, टूटने के बाद टोटल आयन का संख्या और टूटने से पहले आयन का संख्या बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा। आप लोगों को बता दें यहाँ पर जो फैक्टर मायने रखेगा आई 1 ऑफ गुणक का मान ही मायने रखेगा। देखिएगा यहाँ पर ग्लूकोज दिया गया है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। आप लोगों को बता दें ग्लूकोज के लिए जो 1 ऑफ गुणक आई का मान होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि यह सहसंयोजी यौगिक है जो टूटता नहीं है। और आप लोगों को बता दें MgCl2 के लिए, ग्लूकोज के लिए 1 हो जाएगा और MgCl2 के लिए निकालते हैं। MgCl2 जो होगा ये दो भागों में टूटेगा। MgCl2 जो होगा, देखिएगा बाबू आप लोगों को बता दें MgCl2 तीन भागों में टूटेगा। ये कैसे टूटता है, यहाँ देखिएगा ये टूटेगा Mg आप लोगों को तोड़ने के लिए सीख जाना है। Mg+2 में Mg2+ में टूटेगा और प्लस हो जाएगा 2Cl- में टूटेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मैग्नीशियम आयन निकलेगा और 2 क्लोराइड आयन निकलेगा, 2Cl- में टूटेगा। यहाँ पर अगर आयन को देखेगा, पहले एक आयन था, टूटने के बाद दो भाग में टूटा, Mg एक आयन बना और 2Cl अलग से निकला, 2 यहाँ पर एक यहाँ पे 3, यानी कि इसका जो 1 ऑफ गुणक का मान हो जाएगा MgCl2 का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, MgCl2 का जो 1 ऑफ गुणक आई का मान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, MgCl2 का जो आई का मान हो जाएगा आई बराबर जो जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 3/1 बराबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, टूटने के बाद आयन की संख्या 3 हो जाएगा। MgCl2 Mg2+ प्लस 2Cl-, तीन भागों में टूट गया, 2Cl निकला, एक Mg निकला, तीन भागों में टूटा तो 3 लिखे बटा 1 लिखे, क्योंकि टूटने से पहले इसका जो I1 था, इसका टोटल जो आयन था एक ही आयन था ना, एक साथ जुड़ा हुआ था, एक आयन था, तो 3/1 हो गया बराबर 3। इसका 1 ऑफ गुणक का मान कितना है, 1 है, इसका क्या 3 है, यानी कि इसका जो हिमांक अवनमन होगा पहले ग्लूकोज का उससे 3 गुना ज्यादा होगा MgCl2 का हिमांक अवनमन, यानी ग्लूकोज से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, और क्वेश्चन कहता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव इसमें पाया जाता है, आप लोगों को बता दें सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, सॉल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, इसके बाद क्वेश्चन आज नहीं आएगा, इसके बाद कल का क्लास में करवाएंगे। और क्वेश्चन कहता है 43 नंबर 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा। सेम वही फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा आप लोगों को बता देते हैं। 43 नंबर का जो क्वेश्चन निकालना है किस तरह से निकलेगा, तो ऐसे निकालिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है 234.2 ग्राम चीनी दिया गया है, ठीक है, 34.2 ग्राम W का जो मान दिया गया है 34.2 ग्राम दिया गया है, और मोलर सांद्रण निकालना है, यानी M का मान निकालना है। आप लोगों को बता दें M बराबर जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लगाना है, W × 1000
बटे m गुना w गुना 1000 करना है, और बटे m मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान, और गुना क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर बड़ी w कर देना है। तो इसका मान कैसे पुट कीजिएगा, m का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 34.2 हो जाएगा, और गुना 1000 कर देंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, और बटा कर देंगे। यहाँ चीनी का जो होता है C12H22O11, इसका जो मोलिकुलर मास निकालिएगा, मैंने पीछे निकाल कर आप लोगों को बताया भी था, 342 आएगा, और उसके बाद गुना कर देंगे आप लोगों को क्या चीज से, देखिएगा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, ठीक है। तो पानी कितना है 234.2 ग्राम में 34.2 ग्राम को घटा दीजिएगा तो 200 ग्राम पानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 200 गुना कर देंगे, ठीक है। इसका पॉइंट हटा करके यहाँ पर 2000 बना देंगे, इसको इससे कटा देंगे, 1000 बटे 2000 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0.5, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 43 का ए लगा लेंगे, इसका जो मोलर सांद्रण आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, जो राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा, यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक आप लोगों का क्वेश्चन सारा का सारा समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को बता दें, आज का जो वीडियो में क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी का सभी क्वेश्चन बहुत अधिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2025 का बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को दिया जाएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन मैच करने वाला है। तो आज का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया है सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को रिवीजन में रखिएगा, और सभी क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी उपयोगी होगा। तो मिलते हैं कल लाइव वीडियो के साथ, लाइव क्लास के साथ 7:30 मिनट में कल मिलेंगे लाइव क्लास के साथ। तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। कल तीसरा चैप्टर यानी क्लास 12 का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर का आप लोगों को बता दें, आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन है, अर्थात इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का ही है, विद्युत रसायन का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आप लोगों को जुड़ना मत भूलिएगा कल 7:30 में सुबह में मॉर्निंग में। चलिए मिलते हैं जल्दी नई क्लास के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।